नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ फिर से एक बार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न पर आधारित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये हमारा साइकोलॉजी का एक दूसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारे पहले 20 क्वेश्चन नहीं देखे तो हमारी पहले चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। तो बने रहे हमारे पूरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जान लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अव्यक्त अधिगम। क्या है इसका सही आंसर? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं मुझे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, प्रेक्षणात्मक अधिगम। बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह है प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत पर आधारित है। सही आंसर होगा हमारा एक। अगला क्वेश्चन, अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण होता है। क्या है इसका सही आंसर? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4 नंबर, अधिगम वृद्धि और परिपक्वता के कारण होता है। नहीं, ये गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अधिगम होता है अभ्यास के द्वारा, अनुभवों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से अथवा तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है। इससे बालक के सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। यह कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है। इससे बालक के सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। यह कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मुझे दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, पीएफ स्किनर ने दिया था। पहले दोस्तों चूहा क्या करता है? किसी अनुक्रिया करता है, उसके बाद अनुक्रिया करने के बाद वो किसी कार्य में सफल हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है? पुनर्बल। वो पुनर्बल ही नहीं दिया जा रहा है बालक को। उसने क्या किया? पहले अनुक्रिया की, यानी प्रश्न को सफाई से उत्तर दिया और सही उत्तर लिखा। उसके बाद अध्यापक के द्वारा क्या दिया गया? पुनर्बलन दिया गया। तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ऑप्शन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अव्यक्त अधिगम। पूछ रहा है संज्ञानात्मक सिद्धांत बताइए। कमेंट बॉक्स में फटाफट से मुझे कमेंट लिखकर। इसका सही आंसर है 4 नंबर, अव्यक्त अधिगम। सही आंसर है 4 डी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? इवान पी पावलोव, बीएफ स्किनर, कोहलर, सिगमंड फ्राइड। क्या है इसका सही आंसर? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मुझे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है?
इसका सही आंसर है ए, इवान पी पाव्लोव के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, जब एक तटस्थ उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ युग्मित किया जाता है तो कुछ प्रयासों के बाद प्राणी उस तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी वैसी अनुक्रिया करने लगता है जैसी वह स्वाभाविक उद्दीपक के साथ करता है। यह किस अनुबंधन के आधार के अनुसार है? ऑप्शन है क्रियात्मक अनुबंधन, प्रेषणात्मक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, प्राचीन अनुबंधन। ये कुत्ते वाला है, तो कुत्ता वाला किसने प्रयोग किया था? प्राचीन अनुबंधन या पाव्लोव के द्वारा। तो सही आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, पाव्लोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग में घंटी किस प्रकार का उद्दीपक है? स्वाभाविक उद्दीपक, तटस्थ उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक। इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है बी, तटस्थ उद्दीपक। कौन सा है दोस्तों? तटस्थ उद्दीपक। अगला क्वेश्चन है, पाव्लोव के प्रयोग में कौन सा भोजन उद्दीपक है? यानी पाव्लोव के प्रयोग में भोजन कौन सा उद्दीपक है? तटस्थ उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया। क्या है इसका सही आंसर? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 3 नंबर, अनुबंधित उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक। सही आंसर है 3 नंबर। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में बच्चे रेडियो, टीवी, मोबाइल, कैमरा इत्यादि को डॉट सिद्धांत के आधार पर चलाना सीखते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन, कौशल अधिगम, वाचिक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम। क्या है इसका सही आंसर? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नैमित्तिक अनुबंधन। सही आंसर है 1। तो नैमित्तिक अनुबंधन किसने दिया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगला क्वेश्चन है, भोजन, पानी इत्यादि किस प्रकार के पुनर्वलन के हैं? ऋणात्मक, द्वितीयक, प्राथमिक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, प्राथमिक, जन्म चाहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे का डांट से बचने के लिए समय पर गृह कार्य करना, व्यक्ति का जुर्माने से बचने के लिए हेलमेट पहनना किस प्रकार के पुनर्वलन के उदाहरण है? ऋणात्मक, द्वितीयक, प्राथमिक, धनात्मक। कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर मुझे लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 नंबर, ऋणात्मक। सही आंसर है 1 नंबर। अगला प्रश्न है, बंडूरा ने प्रेक्षण अधिगम के 4 प्रमुख कौन से तत्व बताए? अवधान, स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा, ज्ञान, स्मरण, अनुकरण, दंड, क्रियाकलाप, ज्ञान, अनुकरण, अनुबंधन, दंड, स्मृति, अनुकरण, अनुबंधन। इसका सही आंसर है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसका सही आंसर है 1 नंबर, अवधान, स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा। तो अवधान कहते हैं दोस्तों ध्यान से, पहले किसी चीज को ध्यान से देखा, फिर उस चीज को हमने याद किया यानी स्मृति की, फिर उसके बाद हमने उसका पुनः धारण किया या अनुकरण किया, और उसके बाद हमें क्या मिली? उससे प्रोत्साहन मिला यानी अभिप्रेरणा मिली। सही आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम तथा अव्यक्त अधिगम पर आधारित सिद्धांत है संज्ञानात्मक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, वाचिक अधिगम। तो इसका सही आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। सही आंसर है 1 नंबर।
अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थी मेहनत करके पढ़ रहा है क्योंकि अच्छे अंकों की प्राप्ति पर उसे नया बैग मिलेगा। यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? ऑप्शन है आंतरिक अप्रेरणा, बाह्य अप्रेरणा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है 2 नंबर, बाह्य प्रेरणा है। सही आंसर क्या है? बाह्य प्रेरणा, क्योंकि उसको क्या मिलेगा? नया बैग। तो ये बाह्य प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार के उपयोग से तथा किस अनुबंधन सिद्धांत के उपयोग से बालकों को उचित व्यवहार से पढ़ना, जीवन में अनुशासन, समय प्रबंधन, सही गृह कार्य करना आदि सिखाया जा सकता है? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, वाचक अनुबंधन सिद्धांत, संप्रत्यय अधिगम सिद्धांत। क्या है इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 नंबर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है? भाषा, संप्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक। क्या है इसका सही आंसर? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मुझे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1 नंबर, भाषा। भाषा जो होती है हमारे चिंतन में सम्मिलित नहीं होती है। सही आंसर है 1 नंबर। अगला प्रश्न है, स्वली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की, वास्तविक स्थिति की। क्या है इसका सही आंसर? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो जो दो चिंतन थे उसके 2 वेद थे, एकार्थ द्वारा दिए गए स्वली चिंतन और यथार्थ चिंतन। तो स्वली जो चिंतन था वो कल्पना या विचार के आधार पर था, और ये जो यथार्थ चिंतन था वो वास्तविक था, समस्या समाधान से संबंधित था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा हमारा? 3 नंबर, काल्पनिक विचार तथा इच्छा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। क्या है इसका सही आंसर? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर, स्वली चिंतन। सही आंसर है 3 नंबर। अगला प्रश्न है, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण है अपसारी चिंतन, जटिल चिंतन, स्वली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। श्याम प्रत्येक वस्तु के उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4 नंबर, आलोचनात्मक। जब गुण किसी वस्तु के प्रति गुण दोषों के बारे में चिंतन किया जाए तो आलोचनात्मक चिंतन होगा। ये मैंने बता दिया। अब सारी चिंतन में क्या है? उसको बहुत ही सृजनात्मक चिंतन होता है अब सारी चिंतन में, यानी उसकी विभिन्न शाखाओं के बारे में बात की जाती है। अगला और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा, तो राम इस समस्या को हल करने के लिए चिंतन का सहारा लेता है। उपयुक्त उदाहरण में नियत चिंतन का उदाहरण है अपसरण चिंतन, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। बहुत ही सरल आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लिखकर बताएं। तो यदि राम से कहा जाए 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 नंबर, अभिसारी चिंतन। क्योंकि अभिसारी चिंतन एक जो फिक्स उत्तर होता है, 10 में से 4 घटाने पर 6 उत्तर आएगा, तो ये अभिसारी चिंतन का उदाहरण है।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक तो ज़रूर कर दें। और चैनल पर आप अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।